गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बहुत ही शानदार क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टॉप 10 इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टॉप 10 इंपॉर्टेंट रूल्स जिनकी हेल्प से आप अपनी फ्लुएंसी को काफी बेहतर कर सकते हैं। यानी ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए कई तरीके से यूजफुल होने वाला है, कई तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आपके लिए सबसे पहले शुरुआत करें उससे पहले जो भी बच्चे पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे सो दैट हर कोई सीख सके ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। मेरा नाम है संदीप के सरवानी और हमेशा की तरह आज के इस स्पेशल सेशन में आपको कुछ स्पेशल सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। दोस्तों, सबसे पहला रूल आज का है जो इन 3 चीजों पर बेस्ड है। दोस्तों, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है। आज के सेशन के बाद सारे क्लियर हो जाएगा। आपका जो रूल है वो है नीदर नॉर पे। दोस्तों, हो सकता है आप इसको नाइदर नॉर पढ़ते हो। नाइदर नॉर या तो नाइदर नॉर नॉर या तो आपका नॉर। इनसे ये कंजंक्शन की हेल्प से आप जब अपने सब्जेक्ट्स बनाते हैं तो क्या रूल होता है उसके बारे में जानेंगे। अगला आता है आपका आइदर और या केवल आपका और है दोस्तों। और तीसरा है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। रूल क्या है इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आप किसी सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी की हेल्प से भी आप कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने सपोज पहले वाले से आपके ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, आपने यहां पे नाइदर लिख दिया, यहां पे आपने अपना नॉर लिख दिया और आपको यहां पे अपनी एक वर्ब लगा दी। रूल कहता है कि जो आपकी वर्ब होगी साथियों, वो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जो पास वाला सब्जेक्ट होगा साथियों, तो अगर मैं केवल नाइदर नॉर लिखता हूं तो ये वर्ब के पास तो ये वाला सब्जेक्ट आएगा ना, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। अगर मैं नाइदर नॉर लिखता हूं तो मुझे यहां पे नाइदर रमेश नॉर संतोष नॉर विजय, तो मुझे यहां पे जो विजय लिखा हुआ है उसके बगल में वर्ब लगानी पड़ रही है। मतलब इसके पास में ये वाला सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आएगी। और ठीक इसी प्रकार से आप जब नॉर से जोड़ेंगे तो यहां वाली वर्ब के पास में ये सब्जेक्ट होगा, इसके हिसाब से आएगी। सेम कॉन्सेप्ट आपके आइदर और में भी है, आइदर और में भी है और केवल और में भी है। और यही कॉन्सेप्ट आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी होता है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस पहला कहता है नाइदर द कैट नॉर द डॉग लाइक टू स्विम। हम यहां पे नाइदर नॉर से कैट और डॉग को कनेक्ट कर रहे हैं और वो भी यहां पर लगाई है दोस्तों। तो इस वर्ब के पास में डॉग है या कैट है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि सर डॉग है, जो कि सिंगुलर नाउन हुआ। जब नाउन सिंगुलर है तो आपकी ये लाइक नहीं बल्कि ये लाइक्स होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, नाइदर द कैट नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स नॉर द पेरेंट्स, और फिर आपने लिखा वॉज प्रेजेंट। आपके नाइदर नॉर ये 3 हिस्से हैं। वर्ब आपकी जहां पे लिखी गई है उसके जस्ट करीब में, उसके सबसे पास्ट में कौन वाला नाउन है, कौन वाला सब्जेक्ट है? आप देखेंगे पेरेंट्स है, जो कि एक प्लूरल माना जाता है, इसलिए ये वॉज की जगह पर क्या हो जाएगा साथियों? वर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये तीसरे का भी जवाब दे रहा है, चौथे का भी जवाब देना है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं और फिर प्ले करके इसके एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं वेट करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। अगला रूल कहता है, अगला सेंटेंस कहता है आइदर यू और आई, फिर यहां लिखा है विल गो टू द स्टोर। यहां पे आपका पास वाला जो वर्ब है वो जो वर्ब है उसके पास वाला सब्जेक्ट है यहां पे आई। बेहतर होगा कि हम यहां पे विल की जगह पर शैल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आई और वी के साथ हमें शैल यूज किया जाता है। वैसे ही अगला पॉइंट है आपका कि आइदर द रेड शर्ट और द ब्लू वन और द ग्रीन वन। तीनों तरीके से आपने लिखा। यहां पे आपको वर्ब लिखनी है द ग्रीन वन के हिसाब से और इसके हिसाब से ये विल यहां पे सही है दोस्तों। हालांकि आज की मॉडर्न इंग्लिश में विल भी करेक्ट मान लिया जा रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये विल गलत हो जाएगा, ये विल भी करेक्ट मान लेते हैं। बट एक जनरल जो बात करें, जो एक पैटर्न चलता है कि आई वी के साथ आपको शैल और बाकी के साथ विल लगाना है नॉर्मल सिचुएशन पे, तो उसके हिसाब से मैंने यहां पे चेंज किया। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का। इसको भी देखिए, नॉट ओनली के बाद आपने शी लिखा, बट ऑल्सो के बाद में आपने हर सिस्टर लिखा और फिर यहां पे वर्ब लगा दी। वर्ब के पास में सिस्टर है या शी है? ऑब्वियसली सिस्टर है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसलिए यहां पे आपकी वर्ब आर नहीं बल्कि इज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे एक पैटर्न पे ये सारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब अगला सेंटेंस जो नॉट ओनली पर है उसको कुछ अलग तरीके से बनाया गया है दोस्तों। क्यों? आप ध्यान से देखें, इस वाले सेंटेंस में हमने वर्ब लिखने से पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो के दोनों हिस्से लिखे और दोनों सब्जेक्ट्स लगाया, तो पास वाले के हिसाब से वर्ब आ गई। लेकिन अगला जो सेंटेंस है हमने नॉट ओनली के बाद पूरा क्लॉज खत्म कर दिया, फिर बट ऑल्सो लगाया और फिर ये पूरी क्लॉज लिख डाली। जब ऐसा हो कि आपको नॉट ओनली के बाद केवल सब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब मिल जाए फिर बट ऑल्सो आए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नॉट ओनली के डायरेक्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाकर ही सब्जेक्ट लिखना है और फिर आगे जो कुछ भी होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखें इस बात का, अगर आप इसको लिखेंगे नॉट ओनली शी इज टैलेंटेड तो ये गलत हो जाएगा। नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड, ऐसा इसलिए क्योंकि नॉट ओनली एक नेगेटिव फ्रेज भी है साथियों, और नेगेटिव कोई भी फ्रेज होगा आपको उसके बाद लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाना होता है। तो हमारे इसके हिसाब से इस सेंटेंस में जो एरर मार्क करने वाली बात थी वो कोई एरर है ही नहीं। नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड बट ऑल्सो में कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यहां पर सीधा सही सीधा सीधा रहेगा, यानी इसमें कोई एरर नहीं थी। नॉट ओनली के साथ यहां भी देखिए डज शी सिंग वेल, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, करेक्ट है। बट ऑल्सो के बाद आपने लिख दिया कैन शी डांस, ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बट ऑल्सो में कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं है। नॉट ओनली डज शी सिंग वेल बट ऑल्सो कैन शी डांस, अब आपने ये लिखा, जब यहां पे आपने कोई भी नेगेटिव फ्रेज नहीं है तो कैन शी डांस ये लिखने के बजाय आप सेंटेंस को अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो ये लिखने के बजाय आप लिखो यहां पे बट ऑल्सो, जैसे नॉट ओनली डज शी सिंग वेल, ना केवल वो अच्छा गा सकती है बल्कि शी क्या कर सकती है, अच्छा डांस कर सकती है, बल्कि यानी बट ऑल्सो शी कैन और फिर यहां पे आपका डांस। तो हमेशा ध्यान रखें ये पार्ट आपको करना होता है। उम्मीद करता हूं अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे बनने वाले हर एक सवाल आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। रूल नंबर 2 पे आते हैं जो कि बहुत ही शानदार है। कहते हैं कि डू नॉट यूज देन आफ्टर इफ और व्हेन। आप कभी कोई सेंटेंस की शुरुआत करें और अगर आपने उसकी शुरुआत आपने इफ से करी कि इफ आई वॉज या आई वर, कुछ भी ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं, फिर या तो आपने व्हेन से करी कि व्हेन आई वेंट देयर, ऐसे कुछ करके बना रहे, तो आप जब दूसरी क्लॉज लिखते हैं ना तो ऐसा कई बार देखा गया है कि बीच में देन लगा हुआ आ जाता है। प्यारे साथियों कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं लगाते, केवल कॉमा से काम चला लेते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस कहता है इफ यू सेल द काउ, यदि तुम गाय बेच दो, देन यू सेल हर मिल्क टू। अब देखो यहां पे आपने जब इफ से शुरू किया तो फिर ये देन लगाया ही क्यों, गलत हो गया ना। कॉमा काफी है इसके लिए, आपको कुछ एडिशनल कंजंक्शन नहीं लगाना है। व्हेन द फ्रूट इज क्या स्कार्सेस्ट, फिर आपने इसके बाद फिर से यहां पर देन लगा दिया। सेम मिस्टेक दोस्तों, हम ये देन नहीं यूज कर सकते क्योंकि व्हेन से शुरू है। इफ यू कैन नॉट बाइट देन नेवर शो योर टीथ, अभी यहां पे फिर से आपने देन लिख दिया जबकि ये शुरुआत आपके इफ से हो रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, आप नहीं लिख सकते हैं दोस्तों देन को। किससे शुरू होगा, इफ या व्हेन से शुरू होगा। तो हम आगे चलेंगे हमारे रूल नंबर 3 पे दोस्तों। डू नॉट यूज सो देयरफॉर जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इसके बाद सिंस के बाद एज के बाद और बिकॉज के बाद। इन तीनों का यूज होता है जब सेंटेंस की शुरुआत आप कर रहे हो। आपने सेंटेंस की शुरुआत कर दी सिंस से, आपने सेंटेंस की शुरुआत एज से कर दी, या तो आपने सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से कर दी। अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों तो हमेशा ध्यान रखें, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस के बाद आप एक क्लॉज लिखेंगे, फिर आप केवल कॉमा लगाएंगे और दूसरी क्लॉज लिखेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर सो लिखा होगा और पढ़ने में ठीक भी लगेगा, बट वो गलत होता है, कभी ठीक नहीं होगा। ना तो देयरफॉर लगेगा, ना तो हेंस लगेगा, ना तो कॉन्सिक्वेंटली लगेगा, ना तो दस लगेगा, यहां पे कुछ नहीं लगेगा सिवाय एक कॉमा के दोस्तों। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, सो वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। अब आप ध्यान से देखो, पढ़ने में यह सेंटेंस 100% सही लग रहा है, केवल लग रहा है दोस्तों, है नहीं। जब सिंस से शुरुआत कर दी तो सो यहां पे नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही
एज शी वॉज टायर्ड तो देयरफॉर यहां पे नहीं लगाया जा सकता, और बिकॉज ही स्टडीड हार्ड तो देयरफॉर यहां पे नहीं लगाया जा सकता। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको याद रहेगा, क्योंकि इस पर बहुत सवाल बनते हैं दोस्तों। अब चलेंगे रूल नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार रूल है और एग्जामिनर का फेवरेट भी है दोस्तों। ये है एक्चुअली डाउट एंड डाउटफुल पर बेस्ड। डाउट एंड डाउटफुल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट लिखा, जैसे आपने लिखा ही डाउट, इतना केवल लिखा, और यहां पे अब आपको कंजंक्शन लगाना है, या आपने लिख दिया दोस्तों ही इज डाउटफुल, यानी डाउट या डाउटफुल कोई भी शब्द हो यहां पे डाउटफुल। अब आपको यहां पे एक कंजंक्शन लगाना है, तो आपको ये सेंटेंस की बनावट से साफ समझ में आ रहा है कि ये अफर्मेटिव है ना। इसमें ना तो कोई नकारात्मक शब्द है और ना तो कोई सवाल है। जब भी अफर्मेटिव होगा तो जो कंजंक्शन आप यहां पे यूज करेंगे इस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, वो या तो इफ होना चाहिए या तो वेदर होना चाहिए। इन्हीं दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है आई डाउट दैट ही विल कम टू द पार्टी। अब ध्यान से देखें, आई डाउट आपका अफर्मेटिव है, तो यहां पे लगा हुआ ये दैट गलत होगा, या तो इफ लगा दीजिए या तो वेदर लगा दीजिए। ऐसे ही शी डाउट्स, डाउट्स लिख दीजिएगा, शी डाउट्स वेदर दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अच्छा, वही एरर ही था इसका, यानी शी को डाउट है, ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, तो कंजंक्शन आपका केवल वेदर आएगा या तो इफ आएगा। ही इज डाउट, इट इज डाउटफुल, ये हिस्सा भी आपका अफर्मेटिव है। इफ दे विल फाइंड द सॉल्यूशन सून, यहां पे कंजंक्शन के रूप में इफ सही है साथियों। और चौथा ही इज डाउटफुल, जो कंजंक्शन दैट लगाया है इसकी जगह पे या तो इफ लगा दीजिए या तो वेदर लगा दीजिए। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि संदीप सर, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं हुआ तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ही डज नॉट डाउट लिखा, डाउट लिख के आ गया, या ही इज नॉट डाउटफुल आ गया, या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया, तो ऐसे केस में कंजंक्शन दैट आता है साथियों। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो गया इसी डाउट या डाउटफुल को लेकर, तो कंजंक्शन के रूप में आपको दैट लगाना है, और एग्जाम में यही शफल करके एरर बनाई जाती है दोस्तों। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डू नॉट डाउट, आपको क्या दिख रहा है यहां पे कि ये डू नॉट की वजह से नेगेटिव हो गया, तो कंजंक्शन के रूप में इफ नहीं बल्कि यहां पे ठीक उसी प्रकार से इट इज डाउटफुल, ये अफर्मेटिव है, देखिए ना ये अफर्मेटिव है, तो यहां पर पिछला वाला रूल आ गया, दैट इज कंजंक्शन इफ। ठीक है, ऐसे ही शी डज नॉट डाउट नेगेटिव हो गया, तो यहां पे कंजंक्शन दैट आएगा, और ही इज डाउटफुल पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे कंजंक्शन इफ या वेदर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से इंटरोगेटिव हुआ, जैसे इज ही डाउटफुल या डज ही डाउट, तब भी आपका कंजंक्शन दैट आएगा साथियों। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। रूल नंबर 6 बहुत ही शानदार है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके गिनती में टोटल 13 होते हैं, इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब होनी चाहिए, और वो भी केवल फर्स्ट फॉर्म की। 13 होते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू और मस्ट। यूज्ड टू लिख लीजिएगा और मस्ट, ये आपके टोटल 13 मोडाल्स। इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी ही चाहिए, और वो भी केवल फर्स्ट फॉर्म की साथियों। आपके एग्जाम में फॉर्म्स बदल के एरर पूछा जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यार साथियों, जैसे 3 सेंटेंसेस हैं। पहला कहता है आई थिंक शी विल मोर कंफर्टेबल। हमने देखा सब्जेक्ट में शी लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब लिखा, अब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, मोर कंफर्टेबल तो एडजेक्टिव है दोस्तों, गलत हो गया ना। तो हमें एक मेन वर्ब लिखना पड़ेगा, यानी शी विल बी मोर कंफर्टेबल। ये बी वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों उस विल के लिए। ऐसे ही आई टेल हर दैट द किंग विल टेकिंग, क्या विल टेकिंग सही है? नहीं, विल टेक होना चाहिए, विल टेक केयर ऑफ, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि केवल फर्स्ट फॉर्म का आएगा दोस्तों। और ऐसे ही मेनी टूरिस्ट कैन नॉट टोल्ड, गलत है, कैन नॉट यहां पर टेल आना चाहिए। उम्मीद है आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया कि हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ना तो आईएनजी, ना तो थर्ड, और ना ही विदाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी ही चाहिए साथियों। अगला रूल है सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू के यूजेस को लेकर। एक्चुअली 2 कहानी बनती है और एग्जामिनर इस पर खेल जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। आज से जान लीजिए,
मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लिख रहे हैं। ये यूज्ड टू वो वर्ब है, वो मोडाल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए। जैसे मैं सुबह उठ जाया करता था, मैं सुबह 4 बजे टहलने जाया करता था। ये करता था वाली जो रेगुलर हैबिट्स पास्ट की थी उसके लिए यूज्ड टू लगाया जाता है। अब इसकी सेंटेंस की बनावट को देखिए। अगर आपने यूज्ड टू को सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद लिखा है तो ये आपकी वही मोडाल हेल्पिंग ऑफ हो गई जिसके बाद मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यूज्ड टू नहीं लिखा बल्कि कोई वर्ब लगा दी, इज, एम, आर या गेट लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो उसके बाद लिखे जाने पे ये यूज्ड टू एक फ्रेज बन चुका है। अब ये हेल्पिंग ऑफ है ही नहीं। और जब कोई टू वाला फ्रेज होता है तो उसके बाद हमेशा आईएनजी की फॉर्म आती है। अब आप देखिए यूज्ड टू यहां पे फर्स्ट ले रहा है और यहां पे आईएनजी ले रहा है। इस डिफरेंस को एग्जांपल से समझेंगे। आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं। शी यूज्ड टू, आपने शी के डायरेक्ट बाद यूज्ड टू लिखा है, अर्थात ये आपकी हेल्पिंग ऑफ हो गई मोडाल वाली, जिसके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आता है तो आईएनजी लगाना गलत हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरा सेंटेंस सॉल्व करिए और फिर प्ले करके कंटिन्यू देखिए। दे यूज्ड टू, यहां पर टू मिसिंग है साथियों, वो होना चाहिए दे यूज्ड टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। तीसरा है ही वॉज यूज्ड टू। आप ध्यान से देखिए, मैंने ही को वर्ब के रूप में वॉज दिया तो ये यूज्ड टू आपका फ्रेज हो गया, और एज अ फ्रेज ये मेन ऑफ की आईएनजी फॉर्म लेता है, इसलिए ये गो नहीं बल्कि गोइंग होगा साथियों। और अगला सेंटेंस है आई एम यूज्ड टू, सेम चीज यहां पर आ गई, यूज्ड टू वर्ब के बाद है तो आपकी वर्ब यहां पर आगे वाली आईएनजी की फॉर्म में आएगी। उम्मीद करता हूं यूज्ड टू का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। रूल नंबर 8 बहुत ही शानदार है दोस्तों। देखो आपके मोडाल्स में ही 2 ऐसे मोडाल्स हैं जिसको लेके बड़ी कंफ्यूजन होती है, आज के बाद नहीं होगी। क्या है ये मोडाल? कि अगर किसी सेंटेंस में आपने नीड या डेयर का इस्तेमाल किया है, किसी सेंटेंस में आपने नीड या डेयर का इस्तेमाल किया है तो उस नीड और डेयर के इस्तेमाल को पहचानिए साथियों। अगर नीड और डेयर को हेल्पिंग ऑफ की तरह यूज किया है, यानी हर एक मोडाल की तरह ये भी एक मोडाल वाली हेल्पिंग ऑफ बन के आया है, तो हर में मोडाल की तरह जैसे सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन अगर आपने नीड डेयर सेंटेंस में मेन वर्ब बना के यूज किया, क्योंकि ये तो मेन वर्ब भी बनता है, मेन वर्ब बना के यूज किया तो बेटा फिर ये प्रीपोजिशन टू लेकर अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, जैसे पहला है यू नीड नॉट आस्क हर फॉर हेल्प। आप ध्यान से देखिए, यहां पे ये सब्जेक्ट है। अब नॉट से पहले हम हमेशा हेल्पिंग ऑफ लिखते हैं, नॉट के बाद मेन ऑफ लिखी जाती है। अगर सेंटेंस में नॉट आ गया तो आपको आइडेंटिफाई करना है, काफी आसान हो जाएगा नीड के लिए कि वो हेल्पिंग ऑफ है कि मेन ऑफ। तो नॉट के पहले हेल्पिंग ऑफ हुआ तो ये आपकी केवल फर्स्ट फॉर्म की ही रहेगी, जो कि है यू नीड नॉट आस्क हर फॉर हेल्प। अगले सेंटेंस में आपने शुरुआत कर दी डेयर से, तो और आखिरी में आपने क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये इंटरोगेटिव हो गया, और इंटरोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग ऑफ से ही होती है, इसलिए इसके साथ डेयर ही स्पीक टू द मैनेजर, स्पीक को केवल फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, टू स्पीक नहीं किया गया। नीड यहां पर भी सेम चीज है, इंटरोगेटिव हो गया, लेकिन इस जगह पे जो ये आपने टू फिनिश कर दिया, यहां का ये टू गलत है दोस्तों। सेंटेंस होना चाहिए नीड दे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, क्या उन्हें कल तक प्रोजेक्ट फिनिश करने की जरूरत है, ये इसकी मीनिंग है। और नीड यहां पर हेल्पिंग ऑफ केवल फर्स्ट फॉर्म के लिए, वो भी विदाउट टू। अगला है दोस्तों यू नीड टू फिनिश होता है क्या दोस्तों? नहीं, यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, ये होना चाहिए, क्योंकि यहां पे नीड आपका मेन वर्ब है उस सब्जेक्ट के लिए। शी डेयर्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब की ही होती है दोस्तों, हेल्पिंग ऑफ की कोई फॉर्म नहीं होती, इसलिए शी डेयर्ड टू चैलेंज होना चाहिए था, जो केवल चैलेंज लिखा था। अब ये डेयर आपकी मेन वर्ब है यहां पे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आपने बनाया इसका। दे डेयर टू ड्रीम, यहां पे भी वही चीज है, डेयर आपकी मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो टू ड्रीम यहां पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको नीड और डेयर को समझने में दिक्कत नहीं होगी साथियों। रूल नंबर 9 अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें।
आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो या ऑल ऑफ हो, सम ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, नन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, किसी के साथ भी ऑफ हो, ऑफ के बाद अगर नाउन लिख रहे हो तो वो हमेशा ही प्लूरल लिखिएगा साथियों। काउंटेबल वाला हमेशा प्लूरल लिखिएगा सिलेक्शन के केस में, जब चॉइस कर रहे हो आप। अब बारी आती है वर्ब लगाने की, तो जो सिंगुलर की जैसा दिख रहा है वो प्लूरल वर्ब लेता है, और जब एक को प्लूरल दे दिया तो दूसरा सिंगुलर लेगा ही लेगा। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, जो आ नंबर ऑफ है, आ आर्टिकल के साथ है, वो प्लूरल वर्ब ले रहा है, जो द आर्टिकल के साथ है वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है। और आपके एग्जाम में कभी वर्ब गलत कर देंगे तो कभी नाउन गलत कर देंगे साथियों। इसको एग्जांपल से समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या चेक करना है? पहले नाउन चेक करना है, प्लूरल है, और जो सिंगुलर है वो प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। नहीं था यानी यहां पे आपको हैव लिखना है। आपको मैं फिर से कहूंगा, वीडियो पॉज करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर प्ले करके चेक करिएगा जरूर। अगला सेंटेंस कहता है द नंबर ऑफ पीपल। नाउन तो सही है, लेकिन जब द आर्टिकल होता है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए साथियों। ऐसे ही देयर इज अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ बुक्स, आर्टिकल आ वाले केस में ये हमारा प्लूरल होता है, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स होना चाहिए। ऐसे ही अगला है देयर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब यहां पे द नंबर ऑफ आ गया दोस्तों, तो ये आर नहीं बल्कि ये इज होना चाहिए। ऐसे ही आपका अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ के साथ ये हैज नहीं बल्कि ये हैव होना चाहिए। और लास्ट है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर ऑफ है तो अब सिंगुलर रहेगा, नाउन प्लूरल रहेगा, इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, इजंट इट। सेंटेंस हमारे सामने ये इजंट इट, यहां पे लिखा द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंक्रीजिंग, ये वर्ब है और द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपका सब्जेक्ट है। इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन टैग गलत है, तो ये पार्ट तो हम क्वेश्चन टैग में सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं द नंबर ऑफ वाला पार्ट। क्लियर हो रहा है साथियों? और आज का आखिरी रूल है रूल नंबर 10, जो कि बहुत ही शानदार है और बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता रहता है। आज के बाद नहीं करेगा ये कंफ्यूज। देखिए, एक टर्म है दोस्तों, एक फ्रेज है जिसका नाम है मोर देन वन। सुनने में प्लूरल है ये कि मोर देन वन, एक से कहीं ज्यादा तो प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मोर देन वन में जब आप नाउन लिखते हैं तो वो नाउन वन के बगल में होने की वजह से सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। दूसरा केस क्या बनेगा? अगर मैं वन की जगह पे मोर देन 2, 3, 4, 5, 10 लिख दूं, तो अब आपका ये संख्या प्लूरल होने की वजह से नाउन प्लूरल हो जाता है। नाउन के प्लूरल होने से वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। दूसरी सिचुएशन, अगर मैं नाउन की पोजीशन मोर के ही जस्ट बगल बाद दे दूं, तो जैसे यहां पे वन के बगल में होने से सिंगुलर था, तो मोर के बगल में होने से प्लूरल हो जाएगा। देन वन उसके बाद लिख दीजिए। अब जैसा नाउन होता है वैसे ही आपकी वर्ब हो जाती है। तो कुल मिला के आपको मोर देन वन पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है, और ये आपके सामने तीनों है दोस्तों। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला है मोर देन वन, तीनों एक साथ है। एक साथ है तो वन के हिसाब से दोनों चीज को लगा दीजिए, जैसे कि नाउन का सिंगुलर होना और वर्ब का भी सिंगुलर होना। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं अगर यहां पे वर्ब को भी सिंगुलर कर दूं कि नहीं यार, ये यहां पे हैव मोर देन वन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब यहां पे हैज होना चाहिए, फिर यहां पे आपका जो देयर है वो देयर यहां पे हिज होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सिंगुलर है। अब कहानी यहां पे पलटती है, 3 एरर करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, अदरवाइज कहानी गड़बड़ हो जाएगी। या तो आप इसको फिर ऐसे लिख दें, आप चाहते हैं कि 3 बदलाव ना करना पड़े, तो स्टूडेंट को उठा के मोर के बगल में लिख दें, मोर स्टूडेंट्स। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देन वन लिखेंगे, आपको वर्ब भी हैव अब लगा सकते हैं इसके हिसाब से, और आगे आप अपना प्रोनाउन भी देयर लगा सकते हैं सबके हिसाब से। दोस्तों, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है मोर देन 3। जब यहां पे संख्या एक से बड़ी हो गई तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यही सिखाया हमने आपको। और एक आखिरी सेंटेंस है, जब मोर के डायरेक्ट बाद लिखेंगे तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको आज के ये सुपर टॉप 10 रूल्स काफी हेल्पफुल लगे होंगे दोस्तों। इन टॉप 10 रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए, और अगर कुछ भी नया लगा तो उसकी प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा साथियों।
जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 13 साल से बच्चों पढ़ा रहा हूं और 17,000 से ज्यादा हमारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। अब इस बार की बारी आपकी है। आपको इंग्लिश बेहतर करनी है एग्जाम क्रैक करने के लिए या अपनी फ्लुएंसी को बेहतर करने के लिए, दोनों ही पर्पस आपको फुलफिल होगा आप इन क्लासेस का हिस्सा बनते गए तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करिए और कहीं से भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमसे जुड़कर उसको रिजॉल्व जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।